हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो आओ भाई हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। क्या सर, अरेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत सर दर्द होता है सब बच्चों के लिए। तो अब इस सर दर्द का रामबाण इलाज हम निकालते हैं, इसीलिए हम लेकर आए कि आप लोगों का सर दर्द बिल्कुल हम दूर कर पाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो अरेशन रीजनिंग होने वाले हैं, जो कि सीबीएसई पीवाईक्यू से भी है, कुछ ऐसे उठाए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन है। आओ हम क्वेश्चन को बारी बारी करते हैं ताकि एग्जाम को आपको बूस्टअप मिले। तो फटाफट वीडियो को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो कहानी स्टार्ट कर देते हैं। पहला, टंगस्टन मेटल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडिस्टिमेंट लैम्प, मतलब बढ़ जाता है। टंगस्टन इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसका हिटनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है सर, बिल्कुल ये सही है। ए इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू है। रीजन क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, ये तो गलत है, लेकिन ये बात क्या कह रहा है, सही है। तो ऐसा कौन सा होगा, जब भी एक गलत और सही है तो या तो सी होगा या तो डी होगा। द रेशन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। पहले वाले का आंसर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सी हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरेशन क्या कह रहा है, अलॉय अर्ज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सही कह रहा है। ये बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अलॉय जो होता है बनता ही है इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर के ऊपर। ठीक है, आगे रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर देन दी कंस्टिट्यूएंट मेटल बट अलॉयज हैव लो मेल्टिंग। हो गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो यानी वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्या कह रहा है, इन अ चेन ऑफ बल्ब 50 बल्ब्स आर ज्वाइन इन अ सीरीज। 50 बल्ब लगे हैं किसमें, सीरीज के अंदर। ठीक है, वन बल्ब इज रिमूव एंड नाउ सर्किट इज कंप्लीटली अगेन। फिर वही उसमें से एक बल्ब क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब कितने बल्ब हो गए, 49। फिर उसको कनेक्ट कर दिया किसके अंदर, सीरीज के अंदर। मतलब 50 बल्ब थे सीरीज के अंदर, एक बल्ब निकाला, उसको सीरीज को कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया, अब कितने हो गए टोटल, 49। ठीक है, अक्रॉस द सेम पट सप्लाई, सेम सप्लाई पर द लाइट गेट डिक्रीज इन द रूम टेम्परेचर। नहीं भैया, गलत हो गया, डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। समझ गया, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट। तो भैया देखो ना, 50 बल्ब था, अब एक बल्ब निकाल देंगे तो कुछ उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम का मतलब करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए था। रीजन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ 49 वोल्ट विल लेस देन द 50। हाँ ये तो रीजन सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, ये वाला बात गलत लिख दिया है, नहीं तो बिल्कुल सही हो जाता। समझ में आ रहा है, 50 बल्ब थे, एक बल्ब निकाल देगा तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, सीरीज में था ना, तो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि 49 बल्ब लेस देन द 50, जो रेजिस्टेंस है 49 बल्ब का 50 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। तुम्हें बताओ, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा तो हीट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये गलत है और ये सही है। इज फॉल्स, आर इज ट्रू, इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। समझ में आया बात, हाँ जी सर बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो लिखे आया व्यू, व्हेन वन बल्ब इज रिमूव, जब एक बल्ब हटा जाएगा, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच बल्ब इज इंक्रीज, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हेंस लाइट गेट इंक्रीज इन द रूम, तो लाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने डाल दिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी इन सीरीज। हाँ भाई बिल्कुल सही है, जब एंड से एंड जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, वो सीरीज कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते क्या रहा है, इन केस द टोटल रेजिस्टेंस टू बी इंक्रीज, in case the total resistance to be increase the individual resistance are connected in series। हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही क्या है, सही बात कह रहा है। लेकिन क्या इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि पता है एंड से एंड जब जुड़ेगा तो सीरीज तो कहलाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही है, हमें पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो हाई हो जाता है उसका रेजिस्टेंस, से भी बात क्या कह रहा है, सही कह रहा है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सीरीज में ऐसा नहीं है, सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते तो करंट वरंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। केवल यही बात सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन को हो जाएगा
बी वाला, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। जैसे दोनों सही होंगे या तो ऑप्शन ए होगा या तो क्या होगा बी होगा, कोई दोनों में से एक अगर गलत हो जाएगा तो या तो सी होगा या तो डी होगा। जैसे जब दोनों सही हो ना तब हमें देखना पड़ता है क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। यही सबसे बेसिक आइडिया होता है रेशनल रीजनिंग को सॉल्व करने का। जब दोनों ही सही तो या तो ए या तो पी, देखना पड़ेगा क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब उसी के हिसाब से यहाँ पे लगेगा। जब कोई भी इन दोनों में से एक गलत हो जाए या दोनों ही गलत हो जाए तो यानी सी और डी कुछ तो होगा, पहला और दूसरा तो नहीं होने वाला। बात समझ आ गई? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। करंट भी बढ़ता है और भी चीजें होता है तो इसके ऊपर भी क्या करता है हमारा डिपेंड करता है। तो चलो भैया ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड, ओहो गलत हो गया, गलत हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर पे इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये गलत हो गया। यानी जो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलो आर देखते हैं क्या कह रहा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, हाँ बिल्कुल बात क्या है ये सही और ये क्या है गलत है। तो एज फॉल्स यानी एज फॉल्स और आर इज ट्रू, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो कह रहा था कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ, द कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ एंड ओनली वन ऑफ द इज यूज। ठीक है, कोई हीटर था उसको दो हिस्सों में क्या कर देता है काट देता है, उनमें से केवल एक ही चीज का यूज करता है। ठीक है, द हीटर विल नाउ रिक्वायर्ड हाफ टाइम टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा टाइम होगा। अगर हीट कम हो रहा है तो टाइम कम होगा, अगर हीट ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा कम होगा। अगर हाफ से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो टाइम भी हाफ से इंक्रीज और डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हाँ भैया ये भी सही है, हमें पता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई स्क्वायर के। जैसे दोनों सही दिखेगा तो या तो ए होगा या तो क्या होगा बी होगा। तब देख चेक करना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, करंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हीट केवल इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो तीनों चीज यहाँ पे लिखता तब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। बात समझ में आ गया भैया? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि दोनों ही सही, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और भी बातों के ऊपर हीट क्या करता है डिपेंड करता है, इसमें केवल बोला है करंट, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, है तो सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो भैया पूरी बात नहीं लिखा, मतलब अ बर्ड परचेस ऑन द हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड। हाँ बात सही है, कौवा बैठता है, बर्ड मतलब कौवा मान लो, कौवा लाइन के तार पे बैठता है उसको करंट नहीं लगता। हाँ जी बात सही है। द सर्किट इज कंप्लीट ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द हाई पावर। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी क्या है सही, इनकम्प्लीट रहता है, दोनों पावर से करंट ऐसे जा नहीं पाता है, इसीलिए उसको करंट नहीं लगता है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ही सही थे, या तो ए या तो बी, तो ये हमारा सही है, बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए हो गया। ठीक है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इट इज एडवांटेजियस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज। हाँ भैया हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसफर करना हमेशा क्या होता है फायदेमंद के लिए होता है, तो बिल्कुल क्या है सही है। आगे कहता है हाई वोल्टेज इंप्लाई हाई करंट। नहीं भाई इस करंट के लिए अगर हमें हाई वोल्टेज पर अगर करंट चाहिए तो इस बात के लिए वैलिड नहीं होता है। इफ क्या है ट्रांसमिट हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो करंट शुड भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करंट लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कम बोला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई ज्यादा तो हीट ज्यादा, हीट ज्यादा तो एनर्जी का लॉस क्या होगा हमारा बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हो। अगर करंट ज्यादा तो भाई हीट ज्यादा तो एनर्जी का लॉस भी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा। तो हम हाई वोल्टेज पे हम पावर को भेज के क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा क्या होगा हीट ज्यादा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अगर हमें हाई वोल्टेज पे करंट चाहिए तो हमें करंट क्या रखना पड़ेगा, मिनिमाइज रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। यानी ये सही है लेकिन ये चीज क्या है इसका गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अरेशन ए, अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर कैन बी यूज्ड टुगेदर टू मेजर द रेजिस्टेंस बट नॉट पावर। अरे भैया ये तो गलत हो गया, टू मेजर रेजिस्टेंस बट नॉट पावर। अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर टू बी यूज्ड टुगेदर टू मेजर द रेजिस्टेंस बट नॉट पावर। गलत हो गया भैया मेजर रेजिस्टेंस थोड़ी ना करेगा, मेजर रेजिस्टेंस थोड़ी ना करता है। एमीमीटर तो
एमीमीटर क्या करता है, करंट, और वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस मेजर नहीं करता है। ठीक है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड करंट, हाँ बात ये सही है, ये गलत और ये क्या है, सही है। तो ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू द 3 टाइम्स इट्स लेंथ इंक्रीज, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, एक वायर था उसका लेंथ स्ट्रेच करके 3 गुना कर दिया था, अगर एल था तो कितना हो गया, 3L हो गया। इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स, कह रहा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा चेक करके देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, यानी ये सही है। अब इसका चेक करना है। अच्छा, तो एक वायर था, लो भाई सॉल्यूशन करता हूं, एक वायर था, ठीक है सर, जिसका लेंथ L था, एक और वायर इसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया, 3L। अब इसका एरिया A होगा, तब इसका एरिया तो पता नहीं कितना होगा, वायर को ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा तो इसका थिकनेस क्या होगा, कम होता जाएगा, खींचेगा तो उसका एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ऐसे दबाता जाऊंगा, ऐसे कम करता जाऊंगा लेंथ का, अगर वायर का लेंथ ऐसे कम करता जाऊं तो एरिया क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे खींचूंगा तो वायर की मोटाई कम होती जाएगी, यानी इसका एरिया हमें बन जाएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन एक बात सेम रहेगा दोनों में, क्या कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम भाई दोनों कंजर्व रहेगा, तो दोनों को लगा तो V1 बराबर में V2, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ, पहले वाले केस के लिए और ये दूसरे वाले केस के लिए। एरिया A1 को A मान लो, लेंथ का L मान लो, और A2 का एरिया हमें बताना ही है, और L2 कितना है, 3L है, ये कट गया, ठीक है। यानी A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा सर, A2 कितना हो जाएगा, A/3, एरिया डिक्रीज होके 3 हो गया, ठीक है सर। हमने फॉर्मूला पता है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू में L1 अपॉन में L2, ठीक है। और एरिया का क्या पड़ा हुआ है, A2 अपॉन में A1, ठीक है सर। रेजिस्टेंस होगा लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, बस वैल्यू डाल दो, R1 अपॉन में R2, L1 को हमने L माना था और इसको क्या माना था, 3L, ठीक है सर। और A2 हमारा कितना आया, A/3, क्या आया है, A/3 आया, और A1 हमारा क्या था, A ही था, ठीक है। इससे यानी R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू में ऊपर 1 और नीचे 9, तो क्या आ गया, 1:9 आ गया। तो कह रहा 9 टाइम्स, हाँ बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू में 9 टाइम्स, देखो क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया, यानी ये भी सही और ये भी क्या हो गया, सही हो गया, यानी ए होगा या तो बी होने वाला है। तो अभी देख लेते हैं ए और बी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, नहीं गलत, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आधा अधूरा बात बोल रहा है। इनवर्सली अगर लिख देता ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख देता तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, 4 चीजें होती है वैसे तो, लेकिन केवल इसमें एक ही बात लिखा है तो सही, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।